Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, today we start a very interesting topic of second year physics, which is energy band theory. And this theory is used to explain the electrical behavior of solids. तो हम चलते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ थ्योरी विच इज़ यूज्ड टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट और फंडामेंटल्स ऑफ द सॉलिड्स अबाउट इट्स इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड। इट्स या सॉलिड्स कह सकते हैं आप। अब आप ये जानते हैं, सॉलिड की बात करें तो सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल से बना है, और एटम्स और मॉलिक्यूल्स की मदद से डिफरेंट किस्म के एलिमेंट्स बनते हैं, और पीरियोडिक टेबल में टोटल 109 एलिमेंट्स होते हैं। और उन तमाम एलिमेंट्स को अगर हम देखें तो वो बने तो एटम एक ही है यूनिवर्स में, उसकी कन्फिग्यूरेशन क्या होती है, सेम होती है, लेकिन एलिमेंट्स के अंदर कन्फिग्यूरेशन डिफरेंट होने की वजह से उसका एटॉमिक नंबर, जिसे चार्ज नंबर कहते हैं, वो डिफरेंट होने से उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होती है, चेंज हो जाती है। लेकिन एटम का स्ट्रक्चर एज ए होल क्या होता है, सेम होता है। हम सबसे पहले इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले हम ये पढ़ना चाहेंगे कि व्हाट इज़ अ एटम। एटम के बारे में आप सब जानते हैं। एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स इन विच नेट चार्ज इज ज़ीरो, मीन्स इट हैज़ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस में होता है और नेगेटिव चार्ज उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की शक्ल में रिवॉल्व कर रहा होता है। दोनों का चार्ज तादाद नंबर में सेम होता है, इस वजह से नेट चार्ज ज़ीरो। तो वी कैन से दैट एटम इज़ एक्चुअली अ न्यूट्रल। अब ज़रा बात करते हैं एटम के अंदर के स्ट्रक्चर की। तो एटम के अंदर ये देखिएगा न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और चूंकि ये जो एनर्जी बैंड थ्योरी है, इट इज़ नॉट अबाउट न्यूक्लियस बट अबाउट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एटम अबव द न्यूक्लियस। और अबव द न्यूक्लियस ऑर्बिट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड व्हाट आर द वैल्यूज या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज ऑर्बिट्स। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि ऑर्बिट क्या है। तो ईच डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। के इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस से दूर एक ख़ास फासले पर एक मदार में घूमता है, उस मदार को हम सिंपली ऑर्बिट बोलते हैं। उस सर्कुलर पाथ को भी हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसलिए हमने कहा ईच डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। ये देखिएगा, ये पहला डिस्टेंस है जिसमें ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको हम कहते क्या हैं, शेल नंबर 1। ये हम बाद में डिस्क्राइब करते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट, शेल, एनर्जी लेवल, टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। अब देखिएगा, ये पहला ऑर्बिट है जिसे हमने क्या नाम दिया, के शेल, वैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में, विच इज टर्म्ड एज शेल नंबर 1। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद मालूम करनी हो आपको, तो आप उसके लिए ये जनरल रिलेशन n इज इक्वल टू 2 स्मॉल n स्क्वायर। कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्मॉल n ऑर्बिटल, या फिर आप कह सकते हैं शेल, या किस लेवल में है। अगर फर्स्ट में होगा तो 2, दूसरे शेल में होगा तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 8। इसी तरह ऊपर चले जाएंगे थर्ड शेल में तो कितना हो जाएगा, ये 18, और इसी तरह बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ शेल। ये फर्स्ट शेल है जिसके सर्कुलर पाथ को हमने क्या नाम दिया, ऑर्बिट, एंड इट्स सर्कुलर पाथ इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ये याद रखिएगा कि जो सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, उनका सेंटर से डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, लेकिन हर ऑर्बिट का दूसरे ऑर्बिट से डिफरेंट होता है। इसलिए हमने कहा ईच डिस्क्रीट डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इज कॉल्ड ऑर्बिट। अब उसके बाद हम आ जाते हैं
कि शेल क्या है। जब आप यहां पर देखें, यहां तो सिंपली 2 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं आपको समझाता हूं। यहां मैंने इस ऑर्बिट को शेल नंबर 2 कहा। अब डिफरेंस बताना चाह रहा हूं मैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड शेल। मैं यहां पर जो ऑर्बिट है उसे मैंने 2 ग्रुप्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होती है। ये ना समझिएगा ये 2 डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं, ये 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स नहीं है, एनर्जी सेम है। जितनी एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की है उतनी ही इलेक्ट्रॉन इसकी है, जितनी इसकी है उतनी ही इसकी है। लेकिन ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि एक्चुअली जो ऑर्बिट होता है वो स्प्लिट हो जाता है डिफरेंट ग्रुप्स में, और उस ग्रुप्स को जो डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्बिट के अंदर उसे हम क्या नाम देते हैं, शेल। तो शेल इज अ ऑर्बिट which are grouped into energy levels called shells। लेकिन ये याद रखिएगा कि इन शेल्स में सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। तो अब आपको फर्क समझ आ गया। ऑर्बिट इज डिवाइडेड इनटू या ग्रुप्ड इनटू एनर्जी लेवल्स हैविंग सेम एनर्जी। इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने उसे 4-4 के 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ये एनर्जी लेवल और ये एनर्जी लेवल दोनों सेम हैं, लेकिन सिर्फ समझने के लिए हमने इसे स्प्लिट किया है कि एकदम सारे इकट्ठे नहीं बना सकते हैं, इसलिए ये फ़र्क याद रखना है। लेकिन ये कंसीडर ये जो कंडीशन है, सॉरी, ये याद रखनी है कि ईच ग्रुप ऑफ एनर्जी लेवल हैव सेम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट। इसमें मौजूद तमाम इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी क्या होगी इसमें। सपोज मैं इससे अगला जो तीसरा वाला शेल है उसे 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ। उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 18, और उसमें 6 के 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूँ, सिर्फ ये समझने के लिए कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को 2-2 पेयरिंग में बना के देखना चाहते हैं कि उनकी एनर्जी क्या है, सेम है। सिर्फ एनर्जी सेम के लिए। बाकी अब आपको डिफरेंस समझ आ गया ऑर्बिट एंड शेल्स के अंदर। अब इसी ऑर्बिट और शेल्स को सामने रखते हुए हम चलते हैं ज़रा एनर्जी बैंड थ्योरी की तरफ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सॉलिड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट एटम्स एंड एटम, isolated atom has discrete energy levels in which electrons are bound to their nucleus, अपने न्यूक्लियस के साथ बाउंड होते हैं। अब उसके बाद कुछ बाउंड होते हैं, कुछ दूर भी होते हैं, और वो जो दूर होते हैं वो कहलाते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब हुआ क्या, ये स्प्लिट किए गए शेल्स किसके अंदर, ये जो शेल्स हैं वो एनर्जी लेवल्स हैं। अब सारे एनर्जी लेवल करीब करीब हैं और सबकी एनर्जी सेम है। तो फिर ये तमाम एनर्जी लेवल्स मिलके क्या बनाएंगे, सब शेल्स बनाएंगे। भाई ये तमाम शेल्स है ना, इसमें 2 हैं, इसके साथ मैं एक दूसरा एटम रख देता हूं इसी जैसा, तो उसका के शेल इस वाले के शेल के साथ क्या करेगा, मैच कर जाएगा। तो फर्क बताना मुश्किल हो जाएगा कि भाई ये किसका ऑर्बिट है, वो किसका ऑर्बिट है, ये किसका शेल है, वो किसका शेल है, जबकि दोनों शेल्स में दोनों एटम्स के बेसिक के शेल जैसे है वो क्या होगा, सेम होगा। अगर वो सेम है तो उनके अंदर शेल्स की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं व्हेन 2 एटम्स आर placed close to each other their shells overlap and overlapping of shells formed subshells। तो सबशेल्स बनेंगे, और सबशेल्स के हमने क्या नाम दिया, एनर्जी लेवल्स का। और हर सबशेल एक एटम का फिक्स एनर्जी रखता है, दूसरे का भी फिक्स रखता है। तो जब 2 मिलेंगे तो वो क्या बन जाएंगी, 2 सब शेल्स मिलके एनर्जी
लेवल्स या एनर्जी स्टेट्स बना देंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं व्हेन ओवरलैपिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स विच इज ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ सब शेल्स, उसके नतीजे में एनर्जी स्टेट्स बन जाएंगी। और एनर्जी स्टेट्स जो कि किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, एनर्जी लेवल्स का, तो एनर्जी लेवल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म एनर्जी बैंड्स। अच्छा, अब ये कि हमने तमाम एनर्जी लेवल्स के मिलने पर सब एनर्जी लेवल्स या सब शेल्स तो बनाए, लेकिन उन्हें एनर्जी बैंड्स का नाम क्यों दिया? क्योंकि तमाम एनर्जी स्टेट्स हर शेल की दूसरे शेल की एनर्जी स्टेट्स जैसी तो होती हैं, लेकिन एटम के अंदर कुछ शेल्स जो कि करीब में होते हैं न्यूक्लियस के और कुछ ऐसे जो दूर होते हैं न्यूक्लियस में, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन क्या होती है, चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कहता हूँ कि किसी एटम के अंदर 100 शेल्स हैं और उसके अंदर जो 50 से नीचे वाले हैं वो कौन से हैं? बाउंड शेल्स हैं। उसके इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की स्ट्रॉन्ग फोर्स है। लेकिन जो 50 से अबव हैं, चूँकि न्यूक्लियस से दूर हैं तो डिस्टेंस बढ़ने से फोर्स कम हो जाएगी, इसलिए वो आसानी से न्यूक्लियस से दूर होने की वजह से एटम से बाहर निकल सकते हैं एंड बिकम फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जिनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। दे आर नॉट टाइटली बॉन्डेड। अब ज़रा देखिएगा, इस चीज़ को इस तरह समझें, ये आपके पास एक एटम है, ये सेंट्रल न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे, उसके बाद ये दूसरा शेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स नज़र आ रहे होंगे, और ये चूँकि सपोज दोनों शेल्स न्यूक्लियस के करीब हैं तो हम ये कह सकते हैं दीज आर कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स। इनके इलेक्ट्रॉन्स पर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है न्यूक्लियस की कि ये बाहर निकल नहीं सकते, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? कोर इलेक्ट्रॉन्स। और बहुत सारे एटम्स के जब कोर इलेक्ट्रॉन्स के शेल्स मिलते हैं तो मिल के एक बड़ा बैंड बनाते हैं, उस बैंड को क्या बोलते हैं? कंप्लीटली फिल्ड बैंड। अब बात करते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की जो आउटर मोस्ट शेल में हैं। तो बहुत सारे एटम्स के वो इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल्स में होंगे, वो जब मिलेंगे तो उनके मिलने से बनेगा एक बैंड, जिसे हम क्या नाम देंगे? वैलेंस बैंड। अब ये याद रखें, जो कंप्लीटली फिल्ड बैंड है, इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर टाइटली बॉन्डेड, और जब ये टाइटली बॉन्डेड हैं तो ये इलेक्ट्रॉन किसी किस्म की कंडक्शन या सॉलिड में करंट पैदा करने का बायस नहीं बनेंगे, क्योंकि करंट सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो कि आउटर मोस्ट शेल्स में होते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और यही कंडक्शन का बायस बनते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन इन सॉलिड्स। अब उसके बाद आ जाएं, एक गैप है। अब देखें, हर 2 शेल्स के दरमियान एक गैप है। जब बहुत सारे शेल्स मिलके सब शेल्स बना रहे हैं तो उनके गैप भी मर्ज होके क्या बनाएंगे? एक ह्यूज गैप। उस गैप को क्या बोलते हैं? फॉरबिडन एनर्जी गैप। और इसमें कभी भी इलेक्ट्रॉन ठहरता नहीं है, इट इज इट्स स्पेस ऑफ जंपिंग। तो इलेक्ट्रॉन कैन जंप ओवर इट एंड रीचेस द बैंड अबव इट विच इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और इस बैंड को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड वेकेंट बैंड। ये वेकेंट बैंड है और इसके अंदर हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत रहती है, और जब तक इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे उस वक्त तक आप सॉलिड का इलेक्ट्रिकल बिहेवियर डिफाइन नहीं कर सकते। अब इसको ज़रा हम आते हैं उन 3 कैटेगरीज की तरफ जो हमने सॉलिड्स में पढ़ी। कौन कौन से थे? कंडक्टर्स,
इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स। ये याद रखें, जो एनर्जी गैप होता है उसको मैं EG से रिप्रेजेंट करता हूँ, और कंडक्शन जो है उसे EC से, और वैलेंस जो है उसे EV से। तो कंडक्शन की एनर्जी, गैप की एनर्जी कंडक्शन की एनर्जी में से वैलेंस बैंड की एनर्जी को माइनस करने से आती है। लेकिन जिस वक्त कंडक्टर्स बनते हैं, उन सॉलिड के वैलेंस बैंड्स और कंडक्शन बैंड्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। वैलेंस बैंड के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल के कंडक्शन में चले जाते हैं, और उस वक्त हम ये कह सकते हैं इस केस में कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैलेंस बैंड की एनर्जी के इक्वल हो जाएगी और गैप की एनर्जी जीरो हो जाएगी। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप ओवर द गैप। जब गैप ही नहीं है तो इट मीन्स मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स are present in a conduction band which are responsible for the huge conduction in a solid. इसलिए कंडक्टर्स में से करंट इजीली पास करता है, उसकी रीज़न इसके गैप के कम होना है। अब इसका मतलब है कंडक्शन बैंड मुकम्मल तौर पर फिल्ड, वैलेंस बैंड एम्प्टी। ये कंप्लीटली फिल्ड और ये कंप्लीटली एम्प्टी। ये कंडक्टर्स के लिए है और ये गुड मेटल्स के लिए है। अब बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इंसुलेटर्स के अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड्स के दरमियान जो गैप होता है वो ह्यूज होता है, इतना ज़्यादा होता है कि दिस गैप इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन की तरफ जाते हैं तो अपनी सारी एनर्जी गैप में ही लूज करके वापस आ जाते हैं। It means no electron can move from valence to conduction band। इस वजह से इसके अंदर कंडक्शन नहीं होती। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन के दरमियान गैप होता है, लेकिन वो कंडक्टर्स के गैप से ज़्यादा और इंसुलेटर के गैप से कम। दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि वैलेंस बैंड भी 50% इलेक्ट्रॉन से भरा होता है और कंडक्शन बैंड भी 50% इससे भरा होता है। तो ये है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर सॉलिड का, जो हमने इस बैंड थ्योरी की मदद से बताया। और ये बैंड थ्योरी के बैंड्स 4 ये बनते हैं और उनको हमने डिस्क्राइब कर लिया यहाँ पर। लेकिन जो इनमें ज़्यादातर अपना रोल प्ले करते हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, वैलेंस एंड कंडक्शन। कंप्लीटली फील्ड तो हमेशा कंप्लीटली फील्ड ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्ड रहेंगे और करंट प्रोड्यूस करने का बायस नहीं बनेंगे। थैंक यू।